1958 में डेनमार्क की एक लैब में साइंटिस्ट ने सिंगापुर से लाए हुए मंकीज पर स्टडी करना शुरू किया। कुछ वक्त बाद उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। उन्होंने देखा कि मंकीज की बॉडी पर नया रैश डेवलप हो रहा है, जो स्मॉल पॉक्स, जिसे चेचक भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, जिसमें भी शरीर पर रैश और छोटे छोटे दाने डेवलप हो जाते हैं। सेम वैसे ही सिम्टम्स उन मंकीज की बॉडी पर देखने को मिले। और क्योंकि ये बीमारी पहली बार बंदरों में देखी गई, इसलिए उन साइंटिस्ट ने इस बीमारी का नाम रख दिया मंकी पॉक्स। और रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने समझा कि मंकीज असल में वायरस के ओरिजिनल कैरियर्स नहीं थे। इसका मतलब ये है कि मंकीज के अंदर ये बीमारी कहीं और से आई थी। और धीरे धीरे पाया गया कि रोडेंट्स जैसे कि चूहे और गिलहरियां या छोटे मैमल्स इस बीमारी के वायरस का असली घर थे। और उन्हीं के कांटेक्ट में आने के बाद में ही उन मंकीज की बॉडी पर ये रैशेस डेवलप हुए। फिर आई 1970 की बात, जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के एक दूर दराज गाँव के अंदर 9 महीने के बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी के लक्षण देखने को मिले। शुरुआत में तो डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आया कि ये स्मॉल पॉक्स नहीं कोई और ही बीमारी है, लेकिन जब टेस्टिंग की गई तो पता चला कि ये एक नया ही वायरस है जो वाइल्ड लाइफ, खास करके रोडेंट्स और उनमें से भी सबसे ज्यादा चूहों की वजह से फैल रहा है। और ये उसका पहला ह्यूमन केस जो इस बीमारी की असली शुरुआत थी। ये एक जूनोटिक बीमारी है, जिसका मतलब ये है कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है, जैसे प्लेग, रेबीज। और इस बीमारी का वायरस भी जानवरों से ही आया, खासकर उन लोगों से जो जानवरों से या वाइल्ड लाइफ के करीबी संपर्क में थे। इस वायरस का फैलाव 1970 के बाद अफ्रीका के रूरल एरियाज तक ही सीमित रहा, लेकिन इस बार ये वायरस अफ्रीका से बाहर निकल के अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे बड़े रीजन्स में काफी तेजी से फैल रहा है। और इसी की वजह से WHO ने इस डिजीज को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। इस वायरल इन्फेक्शन के 1 लाख से भी ज्यादा कंफर्म्ड केसेस मिड 2024 तक रिपोर्ट किए गए हैं, जो इसे एक बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू बना रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ये वायरस है क्या। मंकी पॉक्स वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का ही एक मेंबर है, जिसमें स्मॉल पॉक्स जैसे वायरस भी शामिल है। ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही परिवार के बच्चे हैं। ये एक डीएनए वायरस है जो खासकर रोडेंट्स और छोटे मैमल्स से ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। अब समझते हैं कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है। और ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि शुरुआत बीमारी की यहीं से होती है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को अगर आपको जागरूक रहना है बीमारियों के बारे में और समझना है उनको सरल भाषा में। मंकी पॉक्स वायरस का प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल के ब्लड, बॉडी फ्लूइड या स्किन लीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो ये इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। एक कारण ये भी है कि जब इन्फेक्टेड पर्सन कॉफिंग या फिर स्नीजिंग करता है और उस दौरान जो ड्रॉपलेट उसके नाक से या मुंह से निकलते हैं उनमें वायरस होता है, जो इनहेलेशन के दौरान आपके अंदर भी जा सकता है। तीसरा कारण ये भी है कि अगर आप ऐसे सरफेसेस या मटेरियल्स को टच करें जिसे एक इन्फेक्टेड इंसान ने यूज किया है, जैसे कि बेडिंग, क्लोथिंग या बर्तन, तो आपको भी ये वायरस लग सकता है। जूनोटिक डिजीज होने के कारण ये वायरस एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है और ये भी एक बड़ा कारण है। 5वां कारण है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट करें तो उस दौरान भी आपके अंदर ये वायरस आ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को ये इन्फेक्शन होता है तो हाई चांसेस है कि बेबी को भी ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है, जिसके कारण बेबी में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि अगर बीमारी हो गई तो उसे पहचाने कैसे। आप कहोगे कि मैं हर बार कहती रहती हूँ कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, तो अगर ये बीमारी हुई भी तो हम पहचाने कैसे। तो इसके लिए मैं आपको एक पेशेंट की कहानी के जरिए इसके सिम्टम्स को समझाऊंगी। एक दिन रवि को ऑफिस से आने के बाद में काफी ज्यादा थकान हुई और उसका पूरा शरीर और सर दर्द करने लग गया। जब उसने अपना टेम्परेचर नापा तो उसको पता चला कि उसको हाई ग्रेड फीवर है, साथ में उसको कंपन भी हो रही थी। 1-2 दिन बाद में उसके शरीर पर अजीब से रैशेस होने लगे, जिनको उसने पहले तो एलर्जी समझकर इग्नोर कर दिया, पर धीरे धीरे जब वो पूरे शरीर में बढ़ गए, मुंह पर, फेस पर, छाती पर तो थे ही, मगर साथ ही एनस पर, जेनाइटल्स पर और ग्रोइन एरिया पर भी ये फैल गए।
उसके साथ साथ उसको उन रैशेस पर काफी ज्यादा खुजली और दर्द भी महसूस होने लगा और धीरे धीरे इनका साइज बढ़ने लगा और उनमें से पस भी आने लगा। रवि ने ये भी नोटिस किया कि जो भी उसके साथ रहता था या फिर जिसने भी उसको छुआ, उनको भी 7-8 दिन बाद में सेम सिम्टम्स डेवलप हो रहे थे। किसी को रैशेस पहले आए तो किसी को फीवर और किसी को तो बहुत ही कम रैशेस होके ठीक हो गए। एक्चुअली ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और उसके इम्यूनिटी स्टेटस पर। रवि ने ये भी नोटिस किया कि उसके शरीर पर उसको छोटी छोटी गिठाने महसूस हो रही थी, मतलब कि लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो रहे थे। हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद में डॉक्टर ने उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया। उन्होंने देखा कि रवि के ये रैशेस से पस आ रहा है और वो पूरे शरीर में फैल चुके हैं। रवि के कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करवाए गए जिनके सैंपल्स उन्हीं लीजन्स में से लिए गए। टेस्ट में था पहला पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक है जिसके थ्रू वायरस के जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए या फिर आरएनए को डिटेक्ट किया जाता है ताकि वायरस का पता लगाया जा सके। और वही अलाइजा एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज या एंटीजन को डिटेक्ट करता है। ये टेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को मेजर करता है जो बॉडी ने इन्फेक्शन के अगेंस्ट डेवलप किया है। मॉन्की पॉक्स वायरस कंफर्म होने के बाद में रवि और उसके बाकी इन्फेक्टेड फैमिली मेंबर्स को एडवाइस किया गया कि आइसोलेशन में रहे और किसी नॉन इन्फेक्टेड से फिजिकल कांटेक्ट ना करें और साथ ही अपनी पर्सनल चीजें जैसे कि टॉवल्स, बर्तन एटसेट्रा किसी के भी साथ शेयर ना करें। हैंड हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखें और अगर कफिंग हो तो मास्क जरूर लगा कर रखें और इस दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट को भी अवॉइड करना चाहिए। इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेशन में रखना चाहिए जब तक उसके लीजन्स और रैश कम्प्लीटली ठीक ना हो जाए, जिसमें टिपिकली 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। रैश के कंप्लीट हीलिंग और स्कैब्स के फॉल ऑफ होने का टाइम इंडिविजुअल केस पर डिपेंड करता है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एमपॉक्स का ट्रीटमेंट मेनली सिम्टोमेटिक होता है। इस दौरान हाइड्रेशन प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए और रैश का बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ना तो उनको फोड़ना चाहिए और ना ही ईचिंग होने पर उन पर स्क्रैच करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उन्हें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है जैसे कि सेप्सिस। इसलिए वुंड केयर बहुत ही जरूरी है। रैशेस के ऊपर आप लैक्टोकैलामाइन लोशन भी अप्लाई कर सकते हैं और ईचिंग के लिए ओरल एंटी हिस्टामिनिक्स दी जाती है जिनका काम होता है खुजली वाली सेंसेशन को कम करना। पेन मैनेज करने के लिए पेन किलर्स दी जाती है और अगर लीजन्स एनस पे हुए हों जिनकी वजह से स्टूल पास करने में दिक्कत हो रही हो तो स्टूल सॉफ्टनर्स दिए जाते हैं जैसे कि लैक्टोलोज या क्रिमाफिन। वायरल इन्फेक्शन में वैसे तो एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, मगर सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रिकॉशनरी एंटीबायोटिक डोजेस भी दी जाती है। और अगर हम वही एंटीवायरल ड्रग्स की बात करें तो कुछ ड्रग्स हैं जिनको ऑथराइजेशन मिल चुकी है फॉर इमरजेंसी यूज, मगर वो कुछ ही कंट्रीज में हैं और ये ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल में इवेल्युएट भी किए जा रहे हैं। मगर अभी तक एमपॉक्स के लिए कोई भी प्रूवन इफेक्टिव एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसकी वैक्सीन की अगर बात करें तो WHO ने हाल ही में MVA-BN नाम की वैक्सीन को मॉन्की पॉक्स के अगेंस्ट प्री क्वालिफाई किया है। प्री क्वालिफिकेशन का मकसद ये है कि इस वैक्सीन को उन जगहों पे इजीली अवेलेबल करवाना जहां इस डिजीज के आउटब्रेक को रिड्यूस करने की बहुत जरूरत है। बात करें अगर इस डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस की तो ये डिजीज कोरोना जितनी जानलेवा तो नहीं है, मगर फिर भी इसके भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि सिवियर स्किन इन्फेक्शन जिससे सेप्सिस हो सकता है, न्यूमोनिया, कंजक्टिवाइटिस और एनकेफेलाइटिस। आई होप इस वीडियो को देखने से आपको इस बीमारी के बारे में काफी कुछ पता चल गया है, जो कि जरूरी भी है। मेरा मकसद है बीमारियों के बारे में सरल भाषा में समझाकर आपकी हेल्थ के प्रति आपको जागरूक बनाना, जिसके लिए प्लीज सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करें जिनकी आप केयर करते हो। धन्यवाद।